गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के अपने इस क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्रैमर रूल से नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और उन्हीं से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज पे हमने डिस्कस किए। आप लोगों को होमवर्क में भी ये बोला गया था कि भाई आप पीवाईक्यूज अब ट्राई करो। अब आपसे डिटरमिनेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर हमने नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स दिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी एग्जांपल दिया, लेकिन आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखने नहीं सिखाया। तो आज की अपनी इस क्लास में हम पहले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखने सिखाएंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी हमने ले रखा है। देन आफ्टर दैट हम मूव करेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का प्रोसेस क्या है, किस टाइप का होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जनरली इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अगर बात करें, उनके लिखने के अगर बारे में बात करें, तो यहां पर जितने भी वेरिएबल हो सभी वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में चेंज करो, सभी वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में चेंज करना है, एक वेरिएबल में चेंज करना होता है, चेंज करना होता है। और एक वेरिएबल में चेंज करने के बाद उस वेरिएबल की आप जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जाओगे तो बाकी सभी वेरिएबल्स की भी वैल्यू आती चली जाएगी। हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो कि हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन है। ध्यान से देखो, इन इक्वेशंस को अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो मैं आपको यहां पर ये नहीं बताने वाला हूं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, आपको खुद से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको मिलेगा दिस सिस्टम, जो ये सिस्टम लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप चेक करना क्रैमर रूल्स के हेल्प से फाइनाइट सॉल्यूशन, ये सब सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। क्रैमर रूल के हेल्प से आप इजीली चेक कर सकते हो। डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, ये सारे जीरो हो गए। डेल जीरो होते ही डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड तीनों जीरो होते ही हम बोल देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन उसमें एक केस डिस्कस ये करते हैं कि कहीं ये वेरिएबल जो पार्ट है वो सारा सेम ना हो, सेम हो और यहाँ कांस्टेंट पार्ट अलग अलग हो, तो उस केस में नो सॉल्यूशन हो जाता है उस सिचुएशन में। तो चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अब इसमें हम ये बताएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। तो हमारा टारगेट होता है इन सभी को एक वेरिएबल में चेंज करना। तो स्टूडेंट इन सभी को अगर एक वेरिएबल में चेंज करना है तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों को अगर ऐड करेंगे 1 + 2 करेंगे तो ध्यान से देखो, यहां पर y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, यहां आ गया स्टूडेंट 2x और यहां आ गया 7। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू 7/2 आएगी। ओके, x की वैल्यू 7/2 आने के बाद हमें अच्छे से पता है यहां पर y और z वेरिएबल यहां पर बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लो। भाई यहां तो x की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई, तो अगर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं z को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट k मान लिया, और यहां पर जो k है वो k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर z को k मानूं और x को 7/2 मानूं, इन इक्वेशंस में रिप्लेस करता हूं। रिप्लेस करने पे आपको क्या मिलेगा, 7/2। मैंने इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, -y + k = 3। ध्यान से देखो स्टूडेंट, y को उधर ले जाओ, 3 को इधर, तो 7/2 माइनस का 3 प्लस का k = y। अब ध्यान से देखो, ये अगर सोल्व करेंगे तो 1/2, तो k + 1/2 अपने पास जो वैल्यू आई वो किसकी आई, y की। गॉट इट। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई, z की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ k मान रखी है। तो हमारे पास यहां से जो सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं।
यहां से जो सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन क्या मिला, x की वैल्यू तो 7/2 हर सिचुएशन में रहनी है, y की वैल्यू हमने जो निकाली k प्लस 1/2 रहनी है, और z की वैल्यू हमने जो मानी है वो k। अब हमें अच्छे से पता है इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमने x की वैल्यू निकाली, y की और z की, तीनों की। अब उस रिजल्ट को, उस सॉल्यूशन को इसमें पुट करके ये भी वेरीफाई कर लेते हैं कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन है भी कि नहीं। अब अगर मैं यहां पर रखता हूं तो 5 इंटू 7/2 माइनस प्लस k प्लस 1/2 और यहां माइनस का k बराबर, देखते हैं 18 आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अब k से k कैंसिल आउट, यहां पर आया 35/2 और यहां प्लस का 1/2, यहां 36/2, इसका मतलब 18। मतलब स्टूडेंट ये जो सॉल्यूशन है ना वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमने चेक भी कर लिया है। हमने दो इक्वेशन का यूज करके x y और z हमने मान लिया, x y z तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकालनी है। तो ये हमारे पास जो है x y और z की वैल्यूज हैं 7/2 k प्लस 1/2 प्लस और k। तो ये जो है ना इन्हीं को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आप लोग कहेंगे सर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कैसे है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट है हमने कोई भी रियल नंबर मान के चल रहे हैं, रियल नंबर से है, तो मैं k की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो अपना जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आएगा 7/2 1/2 और 0, यहां पर रख दिया। अगर मैं k की वैल्यू मान लो 1 रखता हूं तो 7/2 3/2 और 1। इसी तरीके से अगर k की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा 7/2 और 5/2 और यहां 2। तो इसी तरीके से हम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे जैसे k की वैल्यूज पुट करेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशंस हमारे पास आते चले जाएंगे। तो ये जितने भी सॉल्यूशन, इन सभी सॉल्यूशंस कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। हमने इस सॉल्यूशन को वेरीफाई किया कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसलिए हमने इक्वेशन थर्ड में पुट करके इसको वेरीफाई किया है। गॉट इट? तो स्टूडेंट तरीका क्या है, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सिनेरियो आ जाए तो आप क्या करो, सभी वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। ये हमारे पास इक्वेशन थी। चेक आपको करना है कि ये सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन रख रहा है कि नहीं। मैंने डायरेक्टली बोल दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन रख रहा है। अब हमने क्या करना है, इन सभी में ये z की वैल्यू हमने कांस्टेंट मानी k इधर भी रिप्लेस कर दो, इधर भी रिप्लेस कर दो। फिर देखो दो जगह, तीनों जगह भी रिप्लेस करना होता था। इसमें z की वैल्यू क्या रख दो, इसमें z की वैल्यू क्या रख दो। ये अगर पहले नहीं करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं, आप डायरेक्टली z की जगह k रखो। k रखने के बाद x और y में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन जाएंगे। वहां से आप x की y की वैल्यू निकालोगे तो यही आएंगे x और y की वैल्यू। z हमने k माना था, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तीनों वेरिएबल की वैल्यू एक बार थर्ड इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर लो कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर वेरीफाई हो गया उसके बाद ये जो है यही रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को। वो कैसे करता है, यहां पर k है वो एक रियल नंबर है, तो आप k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे एक सॉल्यूशन मिल गया, 1 पुट किया दूसरा सॉल्यूशन मिल गया, 2 पुट किया तीसरा सॉल्यूशन मिल गया, k की वैल्यू 1/2 पुट करते तो और सॉल्यूशन मिल जाता। इसी तरीके से जितनी k की वैल्यूज पुट करोगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट? तो ये तरीका होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को लिखने का। गॉट इट? अब हम आगे बात करते हैं कि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक कैसा सिस्टम पढ़ा है? नॉन होमोजेनियस। अब आप लोगों को मैंने जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैंने कुछ जनरल टर्म्स बताई थी, जिसमें एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। तो जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। अब जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कुछ स्टूडेंट को याद नहीं होगा सर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोल रहे थे और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोल रहे थे।
तो स्टूडेंट आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एक मिनट, अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर याद हो तो जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो था कि कम से कम एक इक्वेशन में वह कांस्टेंट पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम एक इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। उस सिस्टम को बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो सभी इक्वेशन में जितने भी सिस्टम में इक्वेशंस दे रखी हैं उन सभी में जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो सभी में जीरो होना चाहिए, ये हमने बताया था। तो अब हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुना स्टूडेंट। तो बात करते हैं, मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर जीरो, एक इक्वेशन। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर जीरो। तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल जीरो। ये हमारे पास स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए तीन इक्वेशन है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ कांस्टेंट पार्ट जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ एक्स वाई जेड की ही वैल्यूज है, कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट पार्ट इधर कहीं नहीं लिखा है। काफी बार क्या होता है, ऐसे लिख देता है एग्जामिनर प्लस 8 बराबर जीरो, तो ये अब होमोजेनियस नहीं है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट पार्ट 8 प्रेजेंट है, तो ये 8 उधर लेके जाएंगे तो -8 तो होगा ना, तो कांस्टेंट पार्ट जीरो नहीं हुआ। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की ही टर्म है, बाकी कोई भी टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको इस टाइप का सिस्टम दिखेगा जहां पर सभी कांस्टेंट पार्ट्स क्या होंगे, जीरो। अब हम इसको सोल्व करें तो करें कैसे। अब हमने क्रैमर रूल्स पढ़ा है, क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग ही हम यहां पर बात करेंगे। तो क्रैमर रूल में हमने पढ़ा था कि सर एक डेल हमने लिखा था जो कि वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ये हमारे पास डिटरमिनेंट था, डेल था। हमने ये की जो कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यहीं पर कंडीशन होती है, ध्यान से सुनो। हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये पढ़ा कि अगर डेल की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। हमने यही पढ़ा स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान रहे, यूनिक सॉल्यूशन इसमें भी इसी सिचुएशन में होता है। मतलब केस फर्स्ट की अगर बात करें तो केस फर्स्ट हमारा यहां पर यही है कि अगर डेल की वैल्यू नॉन जीरो हुई तो इस सिस्टम के पास भी यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। अब बात करें कि वो यूनिक सॉल्यूशन होता कौन सा है। अब ध्यान से सुनो सर, ये अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं x, y और z की वैल्यू तीनों की जीरो रख दूं तो इधर वाला पार्ट भी जीरो और इधर वाला पार्ट भी जीरो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर इस सिस्टम के पास तो 0 0 0 मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होता है। अरे हमने देखा कि x, y, z अगर 0 0 0 पुट करूं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तीनों इक्वेशन को। इसका मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होता है। और ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब यूनिक सॉल्यूशन ये तो है नहीं कि 0 0 0 को छोड़ के कोई और होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर कौन सा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन सा होगा स्टूडेंट, ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब x, y और z तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। मतलब साफ है अगर ये डेल नॉन जीरो हुआ तो इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके साथ साथ वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। गॉट इट स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की अगर बात करते हैं तो ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर डेल जीरो हुआ तो अब एक छोटी सी बात करें, डेल के जीरो होने के बारे में नहीं बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं। हमने ये तो बोल दिया कि सर इस सिस्टम के पास
0 0 0 सॉल्यूशन तो हमेशा रहता है। तो क्या आप ये बात बोलेंगे कि इस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होगा? मतलब साफ हो गया, अगर 0 0 0 सॉल्यूशन इसके पास हर टाइम पे होगा तो इसका मतलब इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन तो जरूर होगा। वो सॉल्यूशन हो सकता है यूनिक हो, नो सॉल्यूशन केस हट गया क्योंकि 0 0 0 सॉल्यूशन तो हमेशा होता है। तो हम बोलेंगे डायरेक्टली, अगर डेल 0 हुआ तो सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। नो सॉल्यूशन का तो केस ही हट गया, तो कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। जहां पर 0 0 सॉल्यूशन तो इसमें भी होगा, 0 0 सॉल्यूशन तो इसमें भी होगा, ध्यान रखना। चाहे डेल 0 हो चाहे नॉन जीरो हो, इसमें सिर्फ ट्रिवियल होगा। इसमें कौन कौन से? ट्रिवियल भी सॉल्यूशन होगा प्लस नॉन ट्रिवियल, मतलब जो सारे जीरो ना हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होगा। मतलब साफ साफ है कि डेल नॉन जीरो हुआ तो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर डेल जीरो हुआ तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। दोनों तरीके के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आसान है। इसमें सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस 100% होती है, इसमें नो सॉल्यूशन का कोई भी केस नहीं होता। तो आप याद रखें, अगर बेटर ने क्रैम इस डेल, ये डेल अगर नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, अगर डेल जीरो आता है तो आपको कुछ चेक नहीं करना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और वो भी ट्रिवियल भी आएगा, उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आएगा। अब दूसरी बात सुनो स्टूडेंट, अब आपको ये तो पता चल ही गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो भाई एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं। तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी दिखे तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए पुट कर दो z को k, और k कहां से मान के चलोगे? सेट ऑफ रियल नंबर से। ये IR समझना स्टूडेंट, ये सेट ऑफ रियल नंबर की नोटेशन होती है। ध्यान रखना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे? जब z बराबर k मान लिया और k, सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम एक वेरिएबल को k मानेंगे, k यहां पर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये k की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में पुट करोगे, ये वैल्यू ले जाके यहां भी पुट करोगे और यहां भी पुट करोगे। पुट करने के बाद सोल्व करोगे, सोल्व करने से आपको x की और y की दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन x और y की जो वैल्यू मिलेंगी वो इन टर्म्स ऑफ k मिलेंगी आपको, ध्यान रखना। किसमें? इन टर्म्स ऑफ k मिलेंगी स्टूडेंट, ये बात हमेशा याद रखना। अब k इन टर्म्स ऑफ k मिलेंगी, x y और z हमने k मान ही रखा है, तो जो टपल आएगा k के फॉर्मेट में आ जाएगा। गॉट इट? तो यहां पर k की वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपके पास सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। 0 पुट करोगे तो एक सॉल्यूशन, 1 पुट करोगे तो दूसरा आ जाएगा, 1/2 पुट करोगे तो और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। गॉट इट? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट, जो कि पिछले कुछ सालों में आए हुए होंगे, जो कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 में आया हुआ। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस एंड दिस, यहां पर स्टूडेंट a, b और c तीन कांस्टेंट यूज किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तीनों कांस्टेंट रियल नंबर है, उसके साथ साथ नॉन जीरो, और इसके पास डिस्ट्रिक्ट ये नॉन जीरो है एंड अवेलेबल है एंड हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब a b c की कुछ वैल्यूज के लिए यहां पर ये जो सिस्टम है ये नॉन जीरो सॉल्यूशन रख रहा है। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टूडेंट इसको देखो, यहां पर जो कांस्टेंट है वो सारे जीरो है, इसका मतलब सिस्टम जो है वो होमोजेनियस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? होमोजेनियस। और होमोजेनियस सिस्टम में दो ही बातें होती हैं, एक या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम बताते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें ट्रिवियल भी आता है
प्लस नॉन ट्रिवियल भी आता है। लेकिन हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल की। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होमोजेनियस के कब होते हैं? जब डेल जीरो हो। गॉट इट? और ट्रिवियल सॉल्यूशन जब डेल नॉन जीरो हो। तो स्टूडेंट यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेल बना रहा हूं, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। डेल है 2 2a और यहां पर a, यहां 2, यहां 3b, यहां पर b, और यहां स्टूडेंट 2, यहां 4c और यहां पर c। गॉट इट स्टूडेंट? और ये अपने पास जीरो के इक्वल है। डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर देते हैं, अदरवाइज दो जगह जीरो बना के इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो दो जगह जीरो बना लो स्टूडेंट, वो भी ठीक रहेगा, अदरवाइज डायरेक्टली एलिमिनेट कर रहे। 2 into ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स bc माइनस 4 टाइम्स bc। ध्यान से देखो स्टूडेंट, माइनस का 2a, ये गया 2 टाइम्स c माइनस 2 टाइम्स b स्टूडेंट, प्लस a टाइम्स ये गया, यहां पर 8 टाइम्स c माइनस 6 टाइम्स b। नोट इट स्टूडेंट? और बराबर किसके हो गया? ये जीरो। हमें अच्छे से पता है कहां से आया है जीरो। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, या फिर आप लोग ध्यान से देखो, हम 2 कॉमन ले लेते हैं इधर से भी, और 2 कॉमन लेने के बाद यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, या फिर 2 से पूरे पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां आएगा 3bc माइनस 4bc, मतलब यहां आएगा माइनस का bc। 2 गया, हमने कॉमन लेके काट दिया। अब 2 कॉमन कटने के बाद माइनस a को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट माइनस का a 2 टाइम्स ac, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2, ये कट गया, a इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ab। ध्यान से देखना स्टूडेंट, 2 टाइम्स ab। अब ये देखो 2 कॉमन आने के बाद यहां 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स ac, और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 टाइम्स ab, जो कि 0 के इक्वल है। गॉट इट? ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या बना, यहां पर ac की टर्म है, यहां पर भी ac की टर्म है, 2 टाइम्स ac आ चुका, इन दोनों को हम सोल्व कर चुके हैं। यहां ab की टर्म है, यहां भी ab की टर्म है, और यहां माइनस का ab आएगा। गॉट इट स्टूडेंट? और यहां माइनस का bc है, जो कि 0 के इक्वल आ गया। अब हम जो नेगेटिव वैल्यूज है दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, तो अपने पास है 2 टाइम्स ac, दैट इज इक्वल्स टू ab प्लस bc। तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंप्लीट को a b c से डिवाइड करूं तो यहां बचेगा 2/b, यहां बचेगा 1/c, और यहां बचेगा 1/e। गॉट इट? और हमें अच्छे से पता है किसी टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल हो तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहां पर 1/a 1/b 1/c, तीनों किसमें है? a। तीनों AP में होंगे तो इसका डबल है, इन दोनों के सम के इक्वल, इन दोनों के सम के इक्वल है। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर 1/a 1/b 1/c तीनों AP में है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन स्टूडेंट क्या है? इनकरेक्ट। गॉट इट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि जेईई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। लेट S be the set of all values of theta. Theta lies between closed interval -pi to +pi, for which the system of linear equation this and this has non-trivial solution. Then 12 upon pi summation theta belongs to S, theta is equals to। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है, हमारे पास हमने ये कांस्टेंट पार्ट देखते ही ये बता दिया गया होगा, ये समझ आ गया होगा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब 100% डेल किसके इक्वल रहा होगा? 0। अब यहां से जो थीटा की वैल्यूज आए वो थीटा का कलेक्शन किसको डिनोट कर रहा है? s को। और ये कह रहा है इसमें जो नंबर्स आएंगे जो -pi से +pi के बीच में आएंगे वो इसमें आएंगे, ध्यान रखना। अब उन सभी का सम करके 12 अपॉन pi से मल्टीप्लाई कर दो, तो कहीं ना कहीं हमें थीटा की वैल्यू से मतलब है, जो कि -pi से +pi के बीच में है, उन सभी का फिर सम करना है। स्टार्ट करते हैं। डेल जीरो करना है स्टूडेंट 1/√3, यहां -1, यहां स्टूडेंट ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो tan थीटा,
यहाँ √7, यहाँ देखो 1, यहाँ 1 और यहाँ tan थीटा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा। 1 इंटू ये गया, tan को tan से मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर थीटा आया, ये जाने के बाद, और माइनस का √7 आया, -1 ये गया, माइनस का tan थीटा और माइनस का √7 आया स्टूडेंट। ध्यान से देखो, अब प्लस का √3 ये गया, 1 और माइनस का tan थीटा आया, और दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सोल्व करते हैं, यहां आया tan स्क्वायर थीटा, माइनस का √7, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का tan थीटा, प्लस का √7, प्लस नहीं करके माइनस का √3 और माइनस का √3 tan थीटा, और दैट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, √7 से √7 कैंसिल, यहां पर tan स्क्वायर थीटा इस टर्म में है, ये tan थीटा यहां पर भी है, दोनों से tan थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 और वहां बचेगा माइनस का √3, और ये माइनस का √3 अलग है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो स्टूडेंट, tan थीटा के अंदर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पर हमें मल्टीप्लाई माइनस का √3 चाहिए, ऐड 1 माइनस √3 चाहिए। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस का √3 tan थीटा और माइनस का √3 अगर एज इट इज रहने देते तो इन दोनों में से tan थीटा कॉमन आ रहा है, tan थीटा कॉमन आता है, यहाँ tan थीटा +1, इन दोनों में से माइनस √3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर tan थीटा +1। ध्यान से देखो, इसके जो फैक्टर बने वो बने tan थीटा +1, दूसरा जो फैक्टर बना वो बना tan थीटा माइनस का √3, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेंगी, एक तो मिलेगी माइनस का 1, एक बनेगी √3। √3 पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, tan थीटा नेगेटिव है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं क्या करता हूं, हमें जो tan थीटा चाहिए -π से π, मतलब यहां जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, -1 tan थीटा नेगेटिव, एक तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, ये तो पॉजिटिव है, √3 के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो इस क्वाड्रेंट में आएगा और एक इस क्वाड्रेंट में, दो tan थीटा नेगेटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। गॉट इट? तब ध्यान से देखो, पहले मैं √3 की बात करता हूं, और tan थीटा जो √3 देता है वो देता है 60 पे, दैट मींस π/3। यहां पर -1 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब माइनस का π/4 आएगा यहां पर। सॉरी स्टूडेंट, ये मिस्टेक, π - π/4 मतलब यहां आएगा 3π/4, और यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर मिलेगा हमें माइनस का π/4, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और यहां पर अगर बात ध्यान से बात करोगे तो ये आएगा 2π/3। ध्यान से देखो स्टूडेंट, और वो भी नेगेटिव था। एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, tan थीटा -1 है और tan थीटा प्लस का √3 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो एक π/3 आएगी, दूसरी 3π/4, एक माइनस का 2π/3 आएगी, एक माइनस का π/4। यहां पर -1 मिलेगा, यहां पर -1 मिलेगा, यहां √3 और यहां √3 मिलेगा। गॉट इट स्टूडेंट? ध्यान से देखो, तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो थीटा की वैल्यूज आई, दो तो पॉजिटिव, एक 3π/4 और एक π/3, और दो नेगेटिव, एक माइनस का π/4, एक माइनस का 2π/3। हमें क्या करना है, ये थीटा सारे किसमें है, s में, और ये कह रहा है s की सभी वैल्यूज के, s के अंदर जो डिजिट्स हैं, जो थीटा, हम सभी का क्या करना है, सम। तो मतलब सम करेंगे तो अपने पास आएगा 3π/4 प्लस का π/3। हम क्या करते हैं, ये साफ कर लेते हैं, माइनस का π/4 प्लस का π/3 माइनस का 2π/3। ध्यान से देखो, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहां पर मिलेगा हमें π/2, सॉरी 3π/4 माइनस π, 2π/4, 2 ये 3π माइनस π, 2π 2π/4, तो मतलब π/2। अब ये देखो π/3 माइनस 3π, मतलब ये आ जाएगा माइनस का π/3। ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या यही बन रहा है, ये π3, ये π, ये -2, ये आ गया। ठीक है, अब सोल्व करो, यहां पर आया 6, ये 3π और ये आया माइनस का 2π, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई π/6। ध्यान से देखो, क्या आई, π/6।
हमें क्या चाहिए 12 अपॉन पाई, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है पाई बाई 6 से, 6 दूनी 12, पाई से पाई कैंसिल। स्टूडेंट ये तो हमारे पास 2 आ रहा है, ध्यान से देखो, लेकिन हमारे पास 2 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, कभी यहां पर 120 हो, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या। स्टूडेंट यहां पर 120 ही है, यहां 120 है तो यहां पर 20 आ जाएगा और यहां 20 है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो अपना क्या है 20। तो अपना फाइनल आंसर 20 है, बाकी ऑप्शंस क्या है इनकरेक्ट। गॉट इट स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेस्ड है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, डेल को 0 रखा, वहां से हमने tan थीटा की दो वैल्यूज निकाली जो कि -1 और √3, -1 सेकंड, -10 सेकंड और फोर्थ में होता है, इसलिए यहां पर दो वैल्यूज आई, और √3 पॉजिटिव सेकंड फर्स्ट और थर्ड में होता है, तो यहां पर दो वैल्यूज आई जो कि हमें -π से +π के बीच वैल्यू लेने के बाद उन सभी का सम करना था, सम करने के बाद उसको 120 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना था, तो अपना फाइनल आंसर 20 है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट लेक्चर था, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब जो भी पीवाईक्यूज आए होंगे, हम पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से लेकर और कोशिश करेंगे 2016 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 10 साल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम उनके हर क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, आपको कंप्लीट पहले तो खुद से करने हैं, अगर सोल्व नहीं होता है तो YouTube पर जाएं और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें अपने चैनल से। ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है डिटरमिनेंट। अब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि हमारा चैप्टर होगा मैट्रिक्स। थैंक यू।